हेलो स्टूडेंट्स। मैं हिमांशु राज श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर आए हैं वन शॉट हेरिडिटी का वीडियो जो आपको बहुत हेल्प करेगा क्लास में और एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। ठीक है, चलिए बहुत देर नहीं करते हैं, हेरिडिटी को स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी चैप्टर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्वेश्चंस के या एग्ज़ाम के पर्पज़ से। अब स्टार्ट करते हैं, हेरिडिटी को समझते हैं। तो हेरिडिटी को समझने से पहले आप ये समझिए, आप अपने आप को देखिए। ठीक है, आप देखेंगे कि आपकी कुछ क्वालिटीज़ मम्मा से या आपके पापा से आपकी कुछ क्वालिटीज़ मैच कर रही होंगी। ठीक है, या हो सकता है आपका हेयर का स्टाइल, आपका हेयर कर्ली हो, वो हो सकता है आपके पापा से आया हो, या हो सकता है कर्ली हेयर मम्मी की क्वालिटीज़ आप में आई हो। आइज़ का कलर, स्किन का टोन, ये सब क्यों हो रहा है, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, आपकी हो सकता है हाइट भी हो, और हाइट हो सकता है पापा से आई हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों की क्वालिटीज़ आपके अंदर ना दिख रही हो। तो ये क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी क्या है? तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या बायो की लैंग्वेज में आप बोलेंगे उसको ट्रेड्स। क्या बोलेंगे? ट्रेड्स। जो क्वालिटीज एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, या आप ऐसे बोल सकते हो कि पेरेंट से ऑस्परिंग में। ऑस्परिंग का मतलब यहाँ पे क्या है? चिल्ड्रन, यानी बच्चे, बेबीज, या फिर आप उसको प्रोगेनी भी बोल सकते हो, प्रोजेनी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पेरेंट से आप तक आए हैं, इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, क्या बोल दिए? हेरिडिटी। देखिए, हेरिडिटी आपको तब समझ में आएगी जब आप अपने आप की कंपैरिजन, अपनी कंपैरिजन अपने पेरेंट्स से आप करोगे। अब आपका पेरेंट्स में एक क्वालिटी है कि उन पेरेंट्स में से मेल यानी कि फादर की क्वालिटी एक ये है कि उनका हेयर जो है वो कर्ली हेयर है, और जो आप हैं आपके अंदर भी क्या हो गया? हेयर कर्ली हो गया। तो इट मीन्स कौन सी क्वालिटी आई? फादर वाली क्वालिटी आई। और मम्मा का हेयर का स्टाइल कैसा है? स्ट्रेट। तो ये दिखाता है कि आपके पेरेंट्स से ही आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बने हैं, पर कुछ सिमिलरिटीज भी होंगी तो साथ साथ में कुछ डिफरेंसेस भी होंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो हेरिडिटी का मतलब हो गया वो प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी ट्रेड पेरेंट्स से ऑस्परिंग्स में जाता है, उसे हम लोग कहते हैं हेरिडिटी। क्लियर? हेरिडिटी मीन्स पेरेंट्स टू, पेरेंट्स से कहाँ कॉल गई? आपके ऑस्परिंग्स में। ठीक है, क्या चीज गया? ट्रेड्स। ट्रेड्स बोलिए या कैरेक्टर बोलिए, आप जो यूज करना चाहें टर्म वो यूज कर सकते हैं, पर बायो की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में हमने उसे स्पेशल टर्म दिया है, ट्रेड्स। अब ये बताया किसने कि हेरिडिटी होती कैसे है या हेरिडिटी क्या है? तो एक साइंटिस्ट का नाम आता है, उन साइंटिस्ट का नाम है मेंडल। ठीक है, पूरा नाम इनका है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने क्या किया था? एक प्लांट लिया था, प्लांट पे इन्होंने रिसर्च करी अपनी, और रिसर्च करने के बाद हमें ये बताया कि हेरिडिटी होती क्या है, और उससे हमारा फायदा है या नुकसान है, वो सारी चीजें क्या पता चली हमें? जॉन ग्रेगर मेंडल के एक्सपेरिमेंट से मिली। तो ये साइंटिस्ट का नेम है, ये याद रखिए। आप अगर मेंडल भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको फुल नेम आपको पता होना चाहिए। क्या? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने सबसे पहले हेरिडिटी के बारे में बताया, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग? फादर ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, या फादर ऑफ हेरिडिटी। अब हेरिडिटी के लिए इनहेरिटेंस वर्ड भी यूज कर सकते हैं आप, हेरिडिटी तो यूज ही है, और फादर ऑफ हेरिडिटी किसको बोला गया? ग्रेगर जॉन मेंडल। अब ये चैप्टर आपके टर्म में साइंस में इसीलिए आया है क्योंकि जॉन ग्रेगर मेंडल ने क्या किया? स्पेशल एक्सपेरिमेंट किए प्लांट्स पे, और हमको आपको क्या बताया? हेरिडिटी के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि हमारे पास दो टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं,
और ये भी देखना है क्या आपके सारे क्वालिटीज़ पेरेंट्स से आपको मिलते हैं या फिर कुछ आप डेवलप भी करते हो। तो हमारे पास क्या होते हैं, दो टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। तो एक कैरेक्टर का नाम होता है इनहेरिटेड, ठीक है, इनहेरिटेड, और दूसरा होता है एक्वायर्ड। अब देखिए, इनहेरिटेड का मतलब आप समझ गए कि वो क्वालिटीज जो आपके पेरेंट्स से आपको मिली हैं, ठीक है, वो क्या हो गई, इनहेरिटेड। और एक्वायर में क्या हो रहा है, जो डेवलप आप पूरे लाइफ साइकिल में आप खुद से डेवलप करते हैं। जैसे देखिए, हम बायोलॉजी के टीचर हैं, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो अब ऐसा तो है नहीं कि मेरा बेटा जो होगा वो तुरंत पैदा होते मानी बायो का टीचर बन जाएगा, नहीं, ये स्किल मैंने खुद से डेवलप की है ना। म्यूजिक सीखा हमने, सिंगिंग सीख ली, डांसिंग सीख ली, तो ये सब क्वालिटीज क्या करते हैं, हम लोग खुद से डेवलप करते हैं, इसलिए ये क्वालिटीज कहलाती हैं एक्वायर्ड। और एक्वायर्ड क्वालिटीज जो होती है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में नहीं जाती। अगर ऐसा होता तो सिंगर का बेटा सिंगर ही पैदा होता, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल में आप समझ गए कि जैसे आप हैं, आपके पेरेंट्स हैं डॉक्टर हैं या कोई इंजीनियर है, तो ऐसा नहीं कि उनकी ऑफस्प्रिंग तुरंत वही चीज़ सीख के पैदा होगी, नहीं। लेकिन जो इनहेरिटेड ट्रेड्स होंगे वो ट्रेड्स होते हैं जो फादर से या फिर मदर से किस में आ जाते हैं, बच्चों में आ जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स, ठीक है। ट्रेड वर्ड्स आप यूज करेंगे दोनों की चीज के लिए, ठीक है। अब देखिए, मेंडल का नाम आपने जान लिया, यानी कि फादर ऑफ इन हेरिडिटी को जान लिया आपने। तो उन्होंने प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक स्पेशल टाइप का प्लांट उन्होंने चुना था, उस प्लांट का नाम है पी प्लांट। सभी लोग जानते होंगे, मटर सीजन आने ही वाला है। पी प्लांट का बॉटनिकल नेम आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए नॉर्मल नेम नहीं देंगे, वो देंगे आपको बॉटनिकल नेम। तो बॉटनिकल नेम आप याद रखिएगा, पाइसम सटाइवम, ठीक है, पाइसम सटाइवम, ये आपने नाम दे दिया किसका, पी प्लांट का बॉटनिकल नेम। अब देखिए मेंडल जी ने क्या किया, पी प्लांट ही क्यों चुना, ये भी सोचने वाली बात है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे रेज हो सकते हैं कि पी प्लांट ही क्यों चुना, और मैंगो ट्री नहीं चुना, या ह्यूमंस पे नहीं किया, या कोई अदर स्पीसीज नहीं ली। पी प्लांट चुनने का कोई ना कोई रीज़न होगा ना। जैसे अगर हम आप कोई काम करते हैं तो उसके पीछे सोच समझ के या इजी वे में, या उसको लोगों को समझाना है हमें, तो इजी वे उसका चूज करेंगे। वैसे ही इनको हेरिडिटी के बारे में क्या करना था, एक लोगों को समझाना था और खुद भी समझना था। तो इसलिए इन्होंने एक ऐसा प्लांट चूज किया जो पहली बात तो आसानी से मिल जाए, दूसरी बात उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज हों जिनके थ्रू हम हेरिडिटी को क्लियरिटी से समझ सके और लोगों को अवेयर कर सके हेरिडिटी के बारे में। तो इसीलिए उन्होंने क्या चुना, चूज किया पी प्लांट। अब यहाँ से एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी होगा, एनसीईआरटी में भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, उसका बॉटनिकल नेम पहली चीज तो, और क्यों चूज किया पी प्लांट। तो पहला पॉइंट जो है उनका चूज करने का वो ये है कि बहुत इजीली मिल जाता है, ठीक है, इजीली मिल जाता है या फिर इजीली ग्रो कर जाता है, इसीलिए इन्होंने पी प्लांट चूज किया। जैसे अगर आपको कोई टीचर आपको कोई वर्क दे या कोई प्रोजेक्ट दे कि आप अपने मन से बना के आओ प्रोजेक्ट, या अपने मन से कोई एक्सपेरिमेंट करके आओ, तो आप वो इंस्ट्रूमेंट्स वो चीज़ें चूज करोगे जिन चीज़ों से क्या होगा, आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाए, या आपके आसपास मिल जाए, या आपके घर में ईजिली मिल जाए। तो वैसे ही उन्होंने अपने गार्डन पी प्लांट को चूज किया, तो ईजिली मिल गया। दूसरा ये रीज़न था कि जो पी प्लांट होता है उसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है। देखिए मटर का सीज़न आ रहा है ना, मटर का सीज़न क्या है, एक साल के अंदर अंदर वो रिजल्ट दे देता है, प्लांट उगाए भी जाते हैं, ग्रो भी होते हैं, और प्लांट ख़त्म भी हो जाते हैं। तो इसीलिए उसकी लाइफ साइकिल को क्या माना गया, बहुत शॉर्ट। अब शॉर्ट हो गई, उसके बाद ये भी एक रीज़न उनका बन गया कि उनको रिजल्ट जल्दी जल्दी मिलने लगे। सपोज करो कि अगर वो इंसानों पे करते, ठीक है, अब इंसान की एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज या एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन मिनिमम टाइम कितना लगता है, 20। अब मेंडल कोई ये तो थे नहीं कि वो लाइफ में कभी मरेंगे ही नहीं, चलते रहेंगे नहीं, तो इसलिए उनको ऐसा कोई
चीज़ चूज करना था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जिसकी लाइफ साइकिल इतनी हो कि वो मैक्सिमम स्पीसीज को, मैक्सिमम जनरेशन को वो स्टडी कर सकें। अगर सोचो इंसान लेते या मैंगो ट्री लेते, अब इंसान की स्पीसीज आने में या नेक्स्ट जनरेशन आने में 20 ईयर्स का मैक्सिमम मिनिमम गैप होगा। अब 20 ईयर्स तो एक ही दो स्पीसीज वो देख पाते, और अगर मैंगो ट्री करते, जो ऐसे एग्जांपल देख ले 3 से 5 साल के अंदर बीच में उनका फल आता है, तो उस पर भी उनको टाइम लग जाता, तो बहुत ज़्यादा स्पीसीज ना देख पाते। और हमारी जो पी प्लांट है उसका जो लाइफ साइकिल है वो बहुत शॉर्ट है, 1 साल का है, और इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने इनकी जनरेशन को देखा। किसी किसी बुक में कहीं पे लिखा है कि 21,000 प्लस स्पीसीज उन्होंने देखी थी, और इतनी स्पीसीज देखने के बाद उन्होंने हेरिडिटी के बारे में लोगों को बताया, या बहुत अच्छे से बताया, आप ये कह सकते हैं। इन्हीं की वजह से आप ये चैप्टर भी पढ़ रहे हैं और हम आप समझ पा रहे हैं कि हम अपने पेरेंट्स से क्यों मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जो इन्होंने कैरेक्टर्स लिए थे, देखिए वो कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए थे पी प्लांट के। देखिए सर, देखिए सीड शेप लिया था उन्होंने, ठीक है। अब उन्होंने 7 कैरेक्टर्स क्यों लिए? अब अगर मान लीजिए इनके पास एक ही कैरेक्टर होता तो क्या होता, वो फिर नेक्स्ट जनरेशन में तो वही कैरेक्टर आएगा ना, तब तो फिर हेरिडिटी को समझाएंगे कैसे? तो इन्होंने पेयर्स लिए कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर्स के, डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स लिए उन्होंने कैरेक्टर्स के। तो एक कैरेक्टर उन्होंने लिया सीड शेप। सीड का जो शेप था, उन्होंने 2 टाइप का सीड का शेप लिया, एक है हमारे पास राउंड और एक है रिंकल, जो फुल राउंड नहीं है, थोड़ा कहीं कहीं पे खुरदुरा टाइप का है। और फिर सीड का कलर भी उन्होंने चूज किया, 2 डिफर, एक येलो है और एक ग्रीन है। फिर इन्होंने फ्लावर का कलर लिया, देखिए कहीं पे वॉयलेट लिखा है, कहीं पे पर्पल लिखा है, तो आप परेशान मत होइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वायलेट लिया और वाइट लिया, तो कलर भी इन्होंने चूज किया, 2 डिफर। उसके बाद देखिए पॉड का कलर, पॉड मतलब समझ रहे हैं, फली जो होती है, उसका शेप भी लिया। तो एक था बिल्कुल स्मूथ, ठीक, एकदम स्मूथली, और दूसरा जैसे मटर के दाने होते हैं, पी का जो अंदर का फ्रूट होता है उसी के शेप में, देखिए रिंकल्स है ना थोड़े थोड़े, ये इस तरह से, जैसे इसी के अंदर वो मटर के दाने हैं। फिर पॉड का कलर भी इन्होंने चूज कर लिया कि एक पेयर चलो ये भी ले लेते हैं, तो एक ग्रीन कलर का था और एक येलो कलर का। इस टाइप से उन्होंने क्या किया, 7 कैरेक्टर्स लिए। तो अब देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, तो ये हो गया। फ्लावर की पोजीशन के अकॉर्डिंग भी इन्होंने प्लांट्स के पेयर्स को लिया। तो एक पे है एक्सेल, एक्सेल का मतलब ये होता है कि एकदम साइड साइड में, और टर्मिनल एकदम ऊपर। उसके बाद देखिए सिस्टम की हाइट ली, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइट एक तो उन्होंने ली कि टॉल लिया हाइट, और दूसरा लिया उन्होंने डॉल्फ, या फिर आप शॉर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। एक लिया जिसकी हाइट ज़्यादा थी और एक लिया जिसकी हाइट कम थी। इस तरह से उन्होंने ये 7 कलर्स 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ली। 7 ट्रेड्स लेने के बाद उन्होंने हमें हेरिडिटी के बारे में बता दिया। अब इसमें आप देख रहे होंगे, देखिए लिखा है डोमिनेंट ट्रेड और एक साइड लिखा है रेसेसिव ट्रेड। अब इसके बारे में आप पहले समझ लीजिए क्या होते हैं। जैसे देखिए घर में आपके पेरेंट्स हैं, आप छोटे हो, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, वो अपनी बात को मनवाते हैं आपसे, ठीक है। जैसे आपका मन है कि जाना है पार्टी में, घूमने जाना है, अब लेकिन उसी टाइम पे आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो पेरेंट्स आपके क्या कहेंगे, नहीं आपको पार्टी में नहीं जाना, आपको पढ़ाई करनी है। तो डोमिनेट किया किसने, किसके डिसीजन ने किसको डोमिनेट किया, आपके पेरेंट्स को। आपका बहुत मन हो कि नहीं हम भी जाएंगे, लेकिन पेरेंट्स प्रेफर करेंगे आपकी स्टडी को लेके, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, डोमिनेट करना। तो उसी तरह से जब भी जनरेशन टू जनरेशन मूव करते हैं ट्रेड्स, तो एक ट्रेड दूसरे ट्रेड को क्या कर देता है, डोमिनेट कर देता है। देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा है डोमिनेंट ट्रेड्स, जो लाइन से देखिए ट्रेड्स हैं, और इस तरफ भी रिसेसिव ट्रेड्स हैं। इसका मतलब ये है कि जब इन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए, तो जो नेक्स्ट जनरेशन में थी वो राउंड वाले दिख रहे हैं,
राउंड और रिंकल्स में नेक्स्ट जनरेशन में कौन से दिख रहे हैं, राउंड शीड वाले। इसी तरह से येलो, वायलेट, यानी कि ये सारे कैरेक्टर्स, इन सारे कैरेक्टर्स को क्या कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे। तो इन्हें क्या कहा गया, डोमिनेंट ट्रेड्स। और जो डोमिनेट हो रहे थे उन्हें कहा गया रेसेसिव ट्रेड्स। समझ पाए? डोमिनेट का मतलब ये होता है कि जो शो अप हो रहे हैं नेक्स्ट कैरेक्टर में। जैसे आपके पापा मम्मी, ठीक, पापा का हेयर क्या था, कर्ली, और मम्मी का हेयर था स्ट्रेट। लेकिन जो आपके अंदर हेयर का स्टाइल आया वो आया कर्ली वाला। तो ऐसा नहीं है कि मम्मी वाला क्वालिटीज आप में नहीं आई, लेकिन शो अप किसका हुआ, फादर वाली कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब ये हुआ कि आपके फादर के कैरेक्टर ने आपकी मदर के कैरेक्टर को आपके अंदर क्या कर दिया, डोमिनेट कर दिया। इसीलिए वो कैरेक्टर आपके अंदर शो नहीं हुआ। और वो कैरेक्टर जो शो नहीं होता उसे हम लोग बोलते हैं रेसेसिव ट्रेट, और जो कैरेक्टर शो होता है उसे हम लोग बोलते हैं डोमिनेट ट्रेट्स। क्लियर? डोमिनेट और रेसेसिव समझ गए। अब इसी का यूज हम लोग नेक्स्ट इनके रूल्स में करेंगे, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जान जाइए। किसके बारे में, हेरिडिटी के बारे में। देखिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ वर्ड्स को, कुछ टर्म्स को याद रखना है। पहली चीज तो आप याद रखिए एलिल्स। ठीक है, एलिल का मतलब ये होता है जब हम लोग क्या करते हैं, जो जीन्स को लेते हैं। जब भी आप देखिए क्रोमोसोम्स आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है, तो क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। तो जो जीन्स को हम लोग ले रहे हैं उनको भी पेयर्स में लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने टॉलनेस के लिए कोई ट्रेड चूज कर लिया, तो टॉल प्लांट्स के लिए हमने एक कैरेक्टर चूज कर लिया टी। ठीक है, और डॉर्फ के लिए हमने एक ले लिया स्मॉल टी, उसका अपोजिट। तो अगर इनको आप सिंगल सिंगल देखेंगे तो ये कहलाएंगे आपके क्या चीज, एलिल। ठीक है, यानी पेयर में से एक को हम लोग बोलते हैं एलील, और दोनों को ऐड करके बोलेंगे तो हम बोलेंगे जीन। ठीक है, तो एलील का मतलब क्या हो गया, एक सिंगल ट्रेट। जैसे आपने टॉलनेस के लिए टी लिया और डॉर्फनेस के लिए स्मॉल टी लिया। उसी तरह से जैसे आप राउंड ले लें और रिंकल ले लें, तो ये ध्यान रखना है कि जो डोमिनेट कैरेक्टर है उनके लिए कैपिटल लेटर लेना है, और उन्हीं के अपोजिट उसी का स्मॉल लेटर ले लेंगे रेसेसिव के लिए। ठीक है, जैसे देखो टॉल, तो टॉल का अपोजिट स्मॉल टी ले लिया हमने, तो ये डॉर्फनेस को शो कर रहा है, और ये वाला एलिल किसको शो कर रहा है, टॉलनेस को। उसी तरह से राउंड और रिंकल्स दोनों को अपोजिट ले लिए, तो ये रिंकल्स, ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर अलग अलग करके आप लिखेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, एलिल्स। बात समझ गए? एलिल समझ में आया? यानी कि जब हम सिंगल सिंगल जीन्स को लिखेंगे या बताएंगे तो वो कहलाएगा हमारा एलिल। ठीक है, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट टर्म को देखिए, समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म है हमारा मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड। इनको भी आप समझ लीजिए। मोनोहाइब्रिड, देखिए मोनो का वर्ड का मतलब साइंस में क्या होता है, मोनो वर्ड का मतलब होता है साइंस में एक। ठीक है, और हाइब्रिड का मतलब होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, मोनो का मतलब क्या हो गया, एक, और हाइब्रिड का मतलब हो गया आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल हम लोग क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इस प्लांट्स को हम लोग अपने मर्जी के अकॉर्डिंग ग्रो करवा रहे हैं, तो इसीलिए उसको बोला गया हाइब्रिड। और मोनो मीन्स एक। तो मेंडल जी ने क्या किया, पहले स्टार्टिंग जब की तो उन्होंने एक ट्रेड लिया। ठीक है, जैसे देखिए केवल हाइट वाला मैटर किया, तो हाइट वाले में देखो दो टाइप की हाइट थी, एक टॉल था और दूसरा क्या था, स्मॉल। तो एक ही टाइप के ट्रेड्स हुए कि नहीं हुए, इसीलिए इसको क्या बोला गया, मोनोहाइब्रिड। अब इनसे जो प्लांट्स होंगे, ठीक है, जो प्लांट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, मोनोहाइब्रिड प्लांट्स। क्लियर? याद कैसे रखना है आपको, मोनो मीन्स क्या होता है, एक, ठीक, और हाइब्रिड मीन्स आर्टिफिशियल। यानी कि आर्टिफिशियल क्यों बोला गया वो भी आपको समझना है कि इस प्लांट को वो ग्रो करवा रहे हैं, अपने आप नहीं हो रहा है, इस प्लांट को एक्सपेरिमेंट के थ्रू ग्रो करवाया जा रहा है। और इन्होंने एक ही कैरेक्टर लिया हाइट का। अब हाइट बड़ी भी हो सकती है, हाइट कम भी हो सकती है, इस तरह से उन्होंने मोनोहाइब्रिड प्लांट्स बनाए।
ठीक, उसके बाद देखिए डाई हाइब्रिड। साइंस की लैंग्वेज में आप डाई का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होते हैं, दो। जब उन्होंने दो कैरेक्टर्स को एक साथ शो किया, जैसे मान लीजिए वो टॉलनेस भी ले लिए और साथ में शीड का शेप भी ले लिया उन्होंने, तो इस तरह से जो ट्रेड्स बने, यानी कि देखिए दो कैरेक्टर्स लिए, एक हाइट का और एक शीड के शेप पे, इस तरह से जो प्लांट्स बनेंगे उनको बोलेंगे डाई हाइब्रिड प्लांट्स। क्लियर। अब ये टर्म्स आपने समझ ले, तो मोनोहाइब्रिड ध्यान रखेंगे, एक कैरेक्टर जैसे हाइट ही ले लिया या फिर शीट का कलर ही ले लिया, लेकिन जो भी लेंगे उन 7 कैरेक्टर्स में से कोई एक पेयर को चूज करेंगे तो वो कहलाएगा मोनोहाइब्रिड। और उनके साथ यानी कि दो कैरेक्टर्स को 7 में से फर्स्ट और सेकेंड ले लिया या थर्ड और फोर्थ ले लिया, दो पेयर्स को ऐड करेंगे तब वो कहलाएगा आपका डाई हाइब्रिड। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। तो देखिए नेक्स्ट टर्म क्या है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे, एक एक नंबर के आपसे पूछे जाएंगे, इनको डिफाइन करिए। तो आप बहुत अच्छे से पहले समझ लो तो डिफाइन तो इजी हो ही जाएगा। पहला वर्ड है फिनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप का क्या मतलब होता है, देखिए फिनो वर्ड में आ रहा है, पीएच आ रहा है, पीएच का मतलब आप फिजिकल से ऐड कर दो। ठीक है, फिनोटाइप को फिजिकल अपीयरेंस से आप ऐड कर दो, याद रहेगा। फिनोटाइप में देखिए पीएच आ रहा है जो फिजिकल में भी आ रहा है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो फिनोटाइप का क्या मतलब होता है, फिजिकल अपीयरेंस। जैसे ये जो आप सामने देख रहे हो हमको, तो ये हमारी क्या है, फिजिकल अपीयरेंस है। इसमें आप कहीं भी नहीं बता सकते कि कौन से जीन है क्या है, कुछ नहीं। लेकिन जो अपीयरेंस दिख रही है कि मेरी आइज छोटी हैं, थोड़ा सा मोटे हैं हम, तो ये सब क्या है, ये हमारा फिजिकल अपीयरेंस है। ठीक है, अब इसी कैरेक्टर्स को, यही फिजिकल अपीयरेंस को क्या हम लोग बोलते हैं, फिनोटाइप। ये होता कैसे है, वो होता है जीन्स की वजह से, जिसको हम लोग किस में पढ़ेंगे, जीनोटाइप में। ठीक है, अब जीनोटाइप क्या होता है, देखो जब आपके पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक आप में आ रही है तो कोई ना कोई लेके आ रहा है ना। तो अभी हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था एलिल, तो वो कौन लेके आता है, एलिल। जैसे देखिए टी और टी देखा था और स्मॉल टी देखा था। तब यहाँ से देखो ये कैरेक्टर्स आए कि नहीं, एक जीन का पेयर आया। अब ये जो प्लांट बनेगा, ये प्लांट बनेगा कैसा, टॉल दिखेगा आपको। ठीक, क्यों टॉल दिखेगा, क्योंकि एक कैरेक्टर ने दूसरे कैरेक्टर को क्या कर दिया है, डोमिनेट कर दिया है। तो ये जो टॉल दिखेगा वो आपका अपीयरेंस में होगा टॉल, तो यानी कि वो क्या होगा, फिनोटाइप। लेकिन इसके पीछे जो रेफरेंस होगा वो जीन्स का होगा, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, जीन्स है, और जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इसको बोला गया जीनोटाइप। तो जीनोटाइप में हम लोग किसको शो करते हैं, जेनेटिक कोड को। जेनेटिक कोड हमारा ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोनों कैरेक्टर्स हैं, एक एक एलील आए, लेकिन वो दिखाई थोड़ी ना देंगे बाहर से, लेकिन वो एक रीजन बनेंगे उस प्लांट के फिजिकल अपीयरेंस पे। तो जब हम जेनेटिक कोड की बात करेंगे तो वो कहलाएगा आपका जीनोटाइप। इसी जीनोटाइप की वजह से फिनोटाइप बनता है। जैसे जीन्स आएंगे वैसे ही उसकी फिजिकल अपीयरेंस होगी, उसको हम लोग बोलेंगे फिनोटाइप। क्लियर। तो जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये आपको क्लियर हो गया। और उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, एलील पढ़ लिया। तो एलील क्या होते हैं ये ध्यान रखेंगे, सिंगल जीन के पेयर को क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं, सिंगल को। ठीक, डबल को जीन बोलेंगे आप, ये ध्यान रखेंगे। जब हम बात कर रहे हैं पेयर्स की, ये देखिए जीन्स के पेयर्स, तो यहाँ पे जीन कहलाएंगे, लेकिन जब आप इनको सिंगल सिंगल ले लेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, तब ये कहलाएंगे आपके एलील। एलील या अब एलील, एक पेयर से एक एलील आएगा, दूसरे पेयर से दूसरा एलील आएगा, और ये मिलके एक कोड बनाएंगे जिसे हम लोग बोलेंगे जेनेटिक कोड। और इसी जेनेटिक कोड की वजह से हमें क्या दिखेगा, उसका फिजिकल अपीयरेंस, जिसे हम बोलेंगे फिनोटाइप। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए, ये तो हो गया क्या, टर्म्स हमारे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, किसके से रिलेटेड, हेरिडिटी वर्ड से। अब हम बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के
एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। फिर एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने अपने 3 लॉज दिए, रूल्स दिए, और उस लॉज के थ्रू हम हेरिडिटी को क्लियरिटी से समझ पाए। ठीक है, तो बात करते हैं कि उन्होंने कैसे प्रैक्टिकल्स किए। तो देखिए, पहले थोड़ा सा हम उनकी कहानी के बारे में जान लेते हैं, फिर उनके लॉज लिखेंगे और लॉज को एक्सप्लेन कर देंगे। तो पहले आप ये समझिए कि उन्होंने कैसे प्लांट्स को बनाया। तो देखिए, उन्होंने एक कैरेक्टर लिया, ठीक है, 2 अलग अलग जीन हम लोग बना लेते हैं अलग अलग कलर के, तो आपको इजी हो जाएगा समझने में। देखिए, टी, ठीक, और टी, यानी कि कौन सा प्लांट लिया उन्होंने, टॉल प्लांट लिया। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट कलर ले लेते हैं, इसी का अपोजिट उन्होंने डॉर्फ वाला ले लिया, तो स्मॉल टी हो गया, और साथ में स्मॉल टी के साथ एक स्मॉल टी और डिफरेंट कलर का ले लेते हैं। चलिए देखिए, ये हो गया। अब हम बनाते हैं प्लांट को। देखिए, इस टी का इस टी से फ्यूजन होगा, तो हमको क्या मिलेगा, रेड वाला टी, ठीक है, और वाइट वाला टी, ठीक, मिल गया, एक प्लांट बन गया। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर आपका ब्लू वाला टी वाइट वाले टी से क्या करेगा, फ्यूज करेगा, ठीक है। तो ब्लू वाला टी किससे किया, वाइट वाले टी से, तो आपको क्या मिल गया, फिर भी देखिए वही टी टी मिला, लेकिन यहाँ पे कलर देखिए अलग है, तो आप समझ रहे हैं कौन सा जीन किस में आ रहा है। फिर नेक्स्ट देखिए, जो रेड वाला टी है वो येलो वाले टी से क्या करेगा, मैच करेगा, ठीक है। अब देखिए, रेड वाला टी किससे किया, येलो वाले से। उसके बाद देखिए, ये ब्लू वाला जो टी है वो किससे करेगा, येलो वाले टी से करेगा कि नहीं, ब्लू वाला टी किससे किया। अब देखिए, बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे, कलरफुल फिगर से आपको समझने में बहुत इजी हो गया। देखिए कितने प्लांट्स बने, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रेड वाला टी यहाँ गया है, यहाँ गया, यानी कि जैसे आप मैथ्स में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या करते हो, दो एक ऐसे कुछ लिखा हुआ है अगर, तो आप क्या करते हो, दोनों का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करते हो, 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करते हो। वही चीज यहाँ पे सेम प्रोसेस को अपनाना है आपको, ठीक। अब ये वाला टी देखिए यहाँ पे आया, ये स्मॉल टी से हो गया, ये वाला टी दो दो बार सबने एक दूसरे से पेयर कर लिया। तो मेंडल को जब ये इन्होंने फर्स्ट जनरेशन देखी तो इनको ये दिखाई दिया कि सारे के सारे प्लांट क्या हैं, किस तरह से दिखे उन्हें, टॉल दिखे, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे कौन सा पॉलिनेशन करवाया, यहाँ पे उन्होंने पॉलिनेशन करवाया क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों, क्योंकि दोनों डिफर प्लांट्स होंगे कि नहीं, तो इन्होंने क्या करवाया, क्रॉस पॉलिनेशन करवा के फर्स्ट जनरेशन बनाई। तो इनको ये लगा, दिखा कि सारे के सारे प्लांट्स तो टॉल हैं, जबकि उन्होंने लिया था तो डॉर्फ। देखिए ये कौन सा कैरेक्टर लिया उन्होंने, टॉल, और एक कैरेक्टर उन्होंने लिया प्लांट का, डॉर्फ। तो उनको ये समझ में नहीं आया पहले, तो ये तो हम समझ रहे हैं ना अभी, लेकिन उनको उस टाइम पे नहीं समझ में आया कि वो ट्रेट्स गए कहाँ। तो इसी को समझाने के लिए फिर उन्होंने जो फर्स्ट जनरेशन आई उसमें से 2 प्लांट्स को उठा लिया, ठीक है, इस प्लांट को ले लिया, एक ये लिया और एक इनका आपस में फ्यूज करवाया। तो फ्यूज कराने के बाद इसी तरह से 4 प्लांट्स और बने। तो एक बना आपका टी टी, एक बना ये वाला यानी कि स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी, एक बना, दूसरा भी यही बना, और लास्ट में जो बना वो स्मॉल टी टी का बना। तब इनको ये समझ में आया, इस तरह से उन्होंने जनरेशन टू जनरेशन देखा स्पीसीज को। उसके बाद इनको ये समझ में आ गया कि कोई भी ट्रेड नेक्स्ट जनरेशन में गायब नहीं होते, बट डोमिनेट हो जाते हैं, और वो जो डोमिनेट हो जाते हैं वो दिखाई नहीं देंगे, और जो डोमिनेट कर देता है, भाई जो पावरफुल होगा वही तो डोमिनेट करेगा दूसरे को। तो जो पावरफुल है वो क्या किया, डोमिनेट कर दिया दूसरे को, और जब डोमिनेट दूसरे को कर दिया तो वो दिखा नहीं, और जो डोमिनेट किया जिसने वो दिख गया। तो इस तरह से रेशियो जो बना मोनो हाइब्रिड का वो बना 3:1।
क्लियर? इस तरह से इन्होंने फर्स्ट लॉ को हमको आपको समझाया। चलिए देखिए, अब हमने पढ़ लिया मोनोहाइब्रिड, अब हम लोग पढ़ते हैं डाई हाइब्रिड। देखिए डाई हाइब्रिड का एक फिगर के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। देखिए डाई हाइब्रिड का मतलब आपको पहले मैंने क्या बताया था कि दो कैरेक्टर्स को लेंगे, दो पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक कैरेक्टर लिया है राउंड और ग्रीन, राउंड सीड के शेप के साथ ग्रीन कलर लिया है, ठीक है। दो चीज़ों को हमने एक साथ मिक्स किया और उसी का अपोजिट लिया रिंकल और येलो, ठीक है। अब इससे हमारे पास दो टाइप के ट्रेड्स बन गए। देखिए एक आर वाई बन गया और एक आर वाई, इस तरह से बन गया। तो अब टोटल हमारे पास जो डाई हाइब्रिड में प्लांट्स बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे, ठीक है। आर वाई यानी कि एक, देखिए कैपिटल और एक कैपिटल, ठीक है। एक कैपिटल ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे तो एक प्लांट बनेगा। तो वो प्लांट कैसा बनेगा? आर वाई आर वाई, ठीक है, इस तरह से। अब इसी के साथ एक स्मॉल लेटर आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, और एक के साथ फिर आप क्या कर दीजिए? स्मॉल ऐड कर दीजिए। इसी तरह से आपके क्या बनेंगे? पेयर्स पे पेयर्स बनते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? दो कैरेक्टर्स को लिया एक साथ, ठीक है। देखिए ये दो कैरेक्टर्स लिया, उसी तरह से दो कैरेक्टर्स लेने के बाद जो हमारे प्लांट्स बनेंगे वो देखिए इस तरह से बनेंगे। जो हमारे राउंड येलो बनेंगे वो 9 प्लांट्स बन रहे हैं, देखिए काउंट करिए, येलो 9 बन रहे हैं। राउंड ग्रीन जो बन रहे हैं वो 3 बन रहे हैं, देखिए 1 2 3, ठीक। उसके बाद उसी तरह से हमारे रिंकल्स येलो बन रहे हैं 3, और जो हमारे रिंकल्स ग्रीन बन रहे हैं वो 1 बन रहे हैं। इस फिगर में आपको क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा कि कौन किसके साथ फ्यूज हो रहा है। कैरेक्टर्स हमारे पास दो हैं, यानी कि दो पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं, वो डोमिनेट किसको किससे कर रहे हैं और नए नए प्लांट्स बन रहे हैं। उस तरह से जो उनका रेशियो बनता है, यानी डाई हाइब्रिड में जो रेशियो बनता है वो 9:3:3:1 बनता है। ये है हमारा डाई हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड में क्या रेशियो बन रहा था? 3:1, यानी कि 3 प्लांट्स जो बन रहे थे वो डोमिनेट करेक्टर के बन रहे थे और एक रेसेसिव करेक्टर का बन रहा था। उसी तरह से यहाँ पे ये रेशियो बन रहा है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि डाई हाइब्रिड का रेशियो क्या है और मोनो हाइब्रिड का रेशियो क्या है। तो आप इस तरह से क्या करेंगे? बता देंगे कि 3:1 ये किसका है? मोनो हाइब्रिड का, और ये रेशियो है किसका? डाई हाइब्रिड का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज हम लोगों ने जान लिया कि मोनो हाइब्रिड कैसे बनते हैं प्लांट्स और डाई हाइब्रिड कैसे बनते हैं। तो इस तरह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारी स्पीसीज देखी, बहुत सारी जनरेशन पे किया, और इसीलिए इन्होंने ऐसे प्लांट को चूज किया जिसका लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट था। और इस तरह से उन्होंने हमें हेरिडिटी के बारे में बता दिया। अब हेरिडिटी तो बता दिया, फिर इन्होंने इनके लॉज भी पढ़ना है आपको, लॉज के नेम याद करना है। ध्यान रखिएगा आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या मेंडल लॉज क्या हैं, उनको एक्सप्लेन कीजिए विद द एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में आप एक ये दे देंगे यानी डाई हाइब्रिड का दे देंगे, और दूसरा एग्जाम्पल दे देंगे जो हमने अभी इसके पहले पढ़ा था यानी कि मोनो हाइब्रिड का। अब देखिए इनके जो लॉज हैं, ठीक है, लॉज को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो लॉ दिया उन्होंने वो दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। देखिए पीछे लिखा हुआ है। डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को क्या कर देगा? डोमिनेट कर देगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, टी टी लिया था हमने और स्मॉल टी और स्मॉल टी लिया था। तो यहाँ पे जो प्लांट्स बन रहे थे वो इस तरह से बन रहे थे कि नहीं? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कैरेक्टर डोमिनेट हो रहा है। ये प्लांट आपको कैसा देखा? वो प्लांट हमें दिखा था टॉल। तो ये क्या हो रहा है? यानी कि एक कैरेक्टर ने दूसरे कैरेक्टर को क्या कर दिया? डोमिनेट कर दिया। देखिए टी ने इस टी को क्या कर दिया? डोमिनेट कर दिया। इसीलिए हमने इसका लेटर यूज किया कैपिटल। जो भाई बड़ा होगा वही छोटे को डोमिनेट करता है, चाहे वो पावर में हो, चाहे वो घर में हो, कहीं पे भी हो, ठीक है, वो क्या हो जाता है?
डोमिनेट करता है, पावरफुल, इसीलिए कैपिटल लेटर हमने यूज किया डोमिनेट कैरेक्टर्स के लिए। क्लियर है? ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस लॉ में उन्होंने ये बताया मेंडल जी ने कि एक जनरेशन से जब नेक्स्ट जनरेशन आती है तो कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो नहीं मूव करता, सारे के सारे मूव करते हैं, बट एक कैरेक्टर ने दूसरे कैरेक्टर ने क्या कर देना है, डोमिनेट कर देना है। इस तरह से वो कहलाता है, उस रूल को उन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, डोमिनेंस का मतलब आप समझ गए, जो डोमिनेट करेगा। अब एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, देख सकते हो, जैसे आपके मदर का आईज का कलर हो गया ब्राउन, आपके फादर का है ब्लैक, और जो आप में आया वो क्या आ गया, वो कौन सा कलर आ गया, वो आ गया ब्राउन। इसका मतलब आपकी मदर के कैरेक्टर ने आपके फादर के आईज के कैरेक्टर को क्या कर दिया, डोमिनेट कर दिया। इस रूल को क्या नाम दिया उन्होंने, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड लॉ को पढ़ते हैं। तो सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रेशन। क्या है, सेग्रेशन वर्ड बना है सेपरेट वर्ड से। किससे बना है, सेपरेट से। आप समझ लीजिए सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। ठीक है, अब आप अभी एग्जांपल्स में आप लोगों ने देख लिया कि हमने दो जीन्स लिए थे, यानी कि दो एलील लिए थे, उसमें से एक ही एलील नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, यानी एक पेयर में से, ठीक, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर में से एक जीन और दूसरे पेयर में से भी एक ही जीन नेक्स्ट जनरेशन में आएगा। इसीलिए इसको बोला गया लॉ ऑफ सेग्रेशन, यानी कि सेपरेट होके, कहाँ से सेपरेट हुआ, वो अपने मेन जीन के साथ सेपरेट हुआ और दूसरे पेयर के जीन के साथ वो ऐड हो गया। इसीलिए उसे रूल को उन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ सेग्रेशन। सेग्रेशन का मीन्स क्या है, सेपरेशन से। ठीक है, ये था सेकंड लॉ, किसका, मेंडल का। देखिए दो नाम से आप जान सकते हैं, तो लॉ ऑफ मेंडल्स लॉ या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इस तरह से हम दो लॉस को समझ लिए। अब देखिए थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ असॉर्टमेंट्स। ठीक, इसको ध्यान से समझिएगा, सब रूल्स आपस में मिलते जुलते हैं, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी होता है, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो जो वर्ड लिखा हुआ है, जो लॉ का नेम लिखा है, वहीं से आप क्या कर सकते हैं, उस रूल को समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट लिखा हुआ, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि वो अपने आप में अपनी पावर, अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। जैसे जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे इंडिया में स्कूल हैं, तो स्कूल क्या करते हैं, अपने अपने स्कूल्स का डिसीजन खुद से लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि दूसरे स्कूल का जो डिसीजन है वो दूसरे स्कूल के डिसीजन पे डिपेंड करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी फैमिली का जो डिसीजन होगा वो इंडिपेंडेंट हम लोग ले सकते हैं, और आपकी फैमिली का जो डिसीजन होगा वो इंडिपेंडेंटली आप लेंगे। ऐसा नहीं है कि जो डिसीजन मेरी फैमिली ने लिया उसी पे डिपेंड होके आप ले रहे हैं, या आपकी फैमिली पे जो डिसीजन लिया उस पर डिपेंड होके हम अपना डिसीजन ले रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। हम आप अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो हम आप समझ लीजिए क्या है, क्रोमोजोम्स हैं, ठीक। अब आप एक क्रोमोजोम हो गए, एक क्रोमोजोम हम हो गए, तो डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोजोम्स हैं कि नहीं। जब डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स है तो हमारा और आपका जीन भी तो अलग होगा भाई। जब आपके पास ए नाम का क्रोमोसोम है, मेरे पास बी नाम का क्रोमोसोम है, तो दोनों जब डिफरेंट डिफरेंट हैं तो डिफरेंट डिफरेंट जीन भी होंगे कि नहीं। और ये डिफरेंट डिफरेंट जीन्स अपने अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, अपना डिसीजन ले सकते हैं, यानी कि इस जनरेशन में कहाँ जाना है वो ये खुद डिसाइड करते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया, इस रूल का, रूल नंबर 3 है ये, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट्स। ठीक है, ये है मेंडल के 3 लॉज। इनको आप अच्छे से समझ लेना और एग्जाम के थ्रू क्या करना है, हमको इनको समझना है। अब हम समझते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन। अब बात इसको समझिए, पहले समझिए इस वर्ड को। सेक्स वर्ड क्या होता है, जैसे आप कोई फॉर्म भरते होगे तो वहां पे लिखा रहता है सेक्स, तो आप लिखते हो मेल या फिर फीमेल, ठीक है, बात समझ में। इसका डिसीजन कौन लेता है ह्यूमंस में, कैसे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, उसको हम समझते हैं।
ये भी हमको समझना तब आसान हुआ जब हमें हेरिडिटी के बारे में पता चला। और हेरिडिटी के फादर कौन है? मेंडल ने। मेंडल की वजह से हमने बड़े इजी वे में इसको समझ लिया। ठीक है, देखिए पहले तो जान लीजिए कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स हैं जेनेटिक, जो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और उनका जो पेयर होता है वो ह्यूमंस में होता है 23 पेयर्स। जब भी आपसे क्रोमोसोम्स के नंबर पूछे जाएंगे तो आप ध्यान रखना पेयर्स में बोलोगे, क्योंकि क्रोमोसोम सिंगल नहीं होते, वो हमेशा पेयर्स में होते हैं। अगर नंबर में इसी को इंक्लूड कर चेंज कर दो तो 46 इन नंबर्स। ठीक, पर आप हमेशा पेयर्स में बताना, या फिर ये पूरी लाइन लिखना 23 पेयर्स इक्वल टू 46 इन ह्यूमंस। ठीक, सब में अपना अलग अलग होता है। अब 23 में जो 22 पेयर्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं सेम, किसमें? मेल और फीमेल में। अब मेल और फीमेल का देखिए, आप बायो में साइन भी देख लीजिए, तो मेल का साइन इस तरह से होता है और फीमेल का साइन इस तरह से होता है। इसको याद कैसे रखेंगे, ध्यान रखिए। देखिए मेल मीन्स फादर हो गए, तो फादर के अकाउंट में से पैसा निकल रहा है और मम्मी के अकाउंट में क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ठीक है, अब इस तरह से आप याद रखेंगे कि मम्मी के अकाउंट में पैसा क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, और पापा के अकाउंट से क्या हो रहा है? निकल रहा है, यानी कि कम हो रहा है। तो देखिए निकलने का साइन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? ऐड होने का साइन हो गया। तो इस तरह से मेल और फीमेल का साइन आप याद रखिएगा। तो मेल और फीमेल में क्या होता है? जो 22 पेयर्स होते हैं वो सेम होते हैं, किसमें? मेल और फीमेल में। इन पेयर्स को बोलते हैं हम लोग ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। ठीक, क्यों ऑटोसोम्स बोल दिया? क्योंकि ये सेम है। उसके बाद जो लास्ट पेयर होता है, 23वां जो पेयर होता है, वही डिसाइड करता है, 23वां पेयर जो है वही डिसाइड करता है क्या, कि किस बॉय होगा या गर्ल होगी। तो वो क्या होता है? उससे हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। यानी कि लास्ट पेयर जो होता है, यानी कि वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ठीक, अब देखिए फिगर से आप समझिए, मेल में जो लास्ट पेयर पाया जाता है, यानी सेक्स क्रोमोसोम्स जो पाया जाता है, वो क्या होता है? एक्स और वाई। और जो फीमेल्स होती हैं उनमें पाया जाता है एक्स एक्स। ठीक, अब जो इनके गैमीट बनेंगे, देखिए स्पर्म और ओवम, या आप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे ही। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे देखिए एक्स, किसका एक्स है? ये मेल का। वो फीमेल के एक्स से फ्यूज होगा, तो जेनेटिक कोड क्या बना? एक्स एक्स। यानी कि जो बेबी होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, वो क्या होगा? एक गर्ल होगा। क्यों होगा? क्योंकि फीमेल्स में जो जेनेटिक कोड होता है वो एक्स एक्स होता है। ठीक, अब जब स्पर्म का यानी मेल का वाई, फीमेल में तो एक्स ही होता है, तो वो एक्स से जब ऐड करेगा, यानी कि जेनेटिक कोड बनेगा एक्स वाई, यानी कि वहां पे क्या हो जाएगा? वो ऑफस्प्रिंग क्या कहलाएगा? वाई। ठीक है, इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। एक्स एक्स यानी कि फीमेल्स में केवल एक्स मिलेगा, मेल में एक्स और वाई मिलेगा। तो जब मेल का एक्स फीमेल के एक्स से मैच करेगा, मिलेगा, तो वो बनेगा गर्ल, यानी कि एक्स एक्स मिला। और जब एक्स यानी कि मेल का एक्स मेल का वाई फीमेल के एक्स, फीमेल के पास तो एक्स ही है, तो एक्स से ही जाके फ्यूज होगा, तो वो क्या बनेगा? बॉय बनेगा। ये चैप्टर में हमने सेक्स डिटर्मिनेशन को हेरिडिटी की हेल्प से ही समझ लिया कि एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैसे ट्रेड्स मूव होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा हेरिडिटी टॉपिक क्लियर खत्म होता है। थैंक यू।